नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी ये मूल रूप से कला के तत्व पर आधारित होगी। कला के तत्व आप जानते हैं टोटल 6 होते हैं। 6 युक्त तत्व कौन कौन से हैं? तो रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, यही 6 तत्व माने जाते हैं। रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल जो है ये 6 तत्व माने जाते हैं। और आप जानते होंगे कि पहले वात्स्यायन ने कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख भी किया है। और जो 64 कलाओं का उल्लेख किया है उसी को मूल रूप से 11वीं शताब्दी में मूल रूप से पंडित क्या नाम था उनका, पंडित यशोधर पंडित ने जयमंगला नाम से एक टीका निकाला था। तो उसमें भी उन्होंने मूल रूप से कला के 6 अंग बताए थे। कौन कौन से बताए थे? वो बताए थे रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम। तो वो कला के 6 अंग बताते हैं जिसमें रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सदृश और वर्णिका भंग होता है। जबकि हम लोग आज पढ़ेंगे कला के तत्व। और कला के तत्व में 6 होते हैं टोटल, आप जानते ही हैं। 6 तत्व अलग अलग होते हैं, जैसे रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। जो रंग होता है, रंग को ही वर्ण कहा जाता है, वर्ण। ठीक है, तो ये अलग अलग हैं। आइए पढ़ते हैं। बात करें कला के तत्व में तो सबसे पहले आता है पहला तत्व रेखा माना जाता है। रेखा क्या होता है? 2 सीमाओं या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। 2 बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी जो है यही रेखा हो जाती है। या 2 सीमा है यहाँ और इसके बीच की जो दूरी है यही रेखा होती है। भारतीय चित्रकला में रेखा का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसीलिए प्रारंभिक महत्व क्या बताया जाता है? रेखा को ही माना जाता है। प्रमुख रूप से रेखाएं, तो रेखा 2 प्रकार की बताई जाती हैं। एक तो सरल होती है, दूसरी वक्र होती है। सरल ये है, वक्र ये है। ठीक है। जब किसी बिंदु या एक स्थान से एक ही दिशा में तय की गई या खींची गई रेखा कैसी होती है? तो वो सरल रेखा होती है। और जब किसी भी रेखा को खींचते समय यदि हम उसका दिशा बदल दें तो वह वक्र रेखा कहलाती है। जैसे इस टाइप की रेखा या इस टाइप की रेखा या इस टाइप की रेखा, तो इसे वक्राकार रेखाएं हो जाती हैं। तो रेखा के कितने प्रकार बताए गए? 2 प्रकार बताए गए। कहा जाता है कि चित्र सूत्र में कहा गया है रेखाम प्रशंसतयः चार्य, ये चित्र सूत्र में कहा गया है। बिंदुओं के मध्य रेखीय प्रभाव को अनुभूति रेखा कहते हैं। बिंदुओं के मध्य जो है इसके रेखीय प्रभाव को अनुभूति रेखा कहा जाता है। एक ही दिशा में बढ़ाई गई 2 रेखाएं जो किसी स्थान पर नहीं मिलती हैं समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। समानांतर रेखा कैसी हैं? 2 रेखाएं हैं जो आपस में कभी न काटें, न कहीं टच हो, न कहीं मिलान करें, वह है समानांतर रेखा। और समान दूरी पे समान अंतर के साथ रहें, वो है समानांतर। जैसे यहाँ पर भी समान दूरी है, यहाँ पर भी समान दूरी हो, यहाँ पर भी दूरी समान ही हो, तब वो समानांतर रेखा कहलाती है। आगे बात करेंगे तो आगे रेखा के बारे में कहा गया है कि एक ही स्थान पर बढ़ाई गई रेखाएं एक दिशा में आकर मिल जाएं, असमानांतर रेखाएं कहलाती हैं। एक ही जो है दिशा है लेकिन ये आगे चल करके मिल गई तो ये कैसी रेखा हो गई? असमानांतर रेखा हो गई, समानांतर नहीं। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ रेखा का महत्व है, तो हाँ, बहुत ज़्यादा महत्व है। भारतीय चित्रकला में रंग का तो महत्व है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा पहले रेखा का महत्व दिया जाता है। रेखांकन कितने प्रकार के? तो 8 प्रकार के होते हैं। रेखा के प्रभाव 7 प्रकार के होते हैं। रेखा के प्रभाव 7 प्रकार के हैं, रेखांकन 8 प्रकार के होते हैं। सीधी खड़ी लंबी रेखा ऊंचाई और ऊर्ध्वान का प्रतीक मानी जाती है। तो सीधी खड़ी या फिर लंबवत रेखा कैसी होती है? तो ये ऊर्ध्वागमन का प्रतीक माना जाता है। इसमें गौरव, दृढ़ता, संतुलन, अस्थायित्व, आकांक्षा का प्रभाव होता है। जैसे ये है आपकी लंबवत रेखा। ठीक है, सीधी खड़ी रेखा चाहे कह दो, चाहे लंबवत रेखा कह दो। लंब मतलब एकदम सीधा खड़ा हुआ, तो ये संतुलन, अस्थायित्व या फिर आकांक्षा का प्रभाव इस पे होता है। क्षैतिज रेखा जो पड़ी हुई रेखाएं हैं ये कैसी होती हैं? जिसपे आधार रेखा कहा जाता है। इसका प्रभाव स्थिरता का है, शांति का है, विस्तार का है, निष्क्रियता का है, विश्राम का भी है, जिसे आराम और मौन कहा जाता है। इसको प्रदर्शित करती हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, याद रखना, यही पॉइंट बनते हैं कि सीधी खड़ी रेखा कैसा दिखाती है? तो संतुलन को दर्शाने का काम करती है, या फिर दृढ़ता को दर्शाती है, या फिर गौरव को दर्शाती है। आकांक्षा का प्रभाव भी इस पे होता है। जबकि क्षैतिज रेखा यानी पड़ी हुई रेखा कैसी होती है? तो ये निष्क्रियता को दर्शाती
दर्शाती है, विश्राम को दर्शाती है, विस्तार को कभी कभी दर्शाती है और शांति और स्थिरता को भी बहुत जगह दर्शाने का प्रयास करती है। कर्णवत रेखा की अगर बात करते हैं, ये कैसी रेखाएं होती हैं, क्या काम करती हैं, तो कर्णवत रेखा आड़ी रेखा को कहा जाता है। इसमें प्रभाव, गति, नाटकीयता, व्याकुलता, कार्यशीलता, उत्तेजना आदि होता है। ये है कर्णवत रेखा। कोई ग्राफ बनाया जाए तो आप देखते होंगे कर्णवत चलता है। कर्णवत मतलब यही होता है कि अगर यहाँ 10 है, 20 है, 30 है, 40 है तो इस पे 5, 6, 7, 8 यानी सीधे बढ़ाव के साथ, यानी उठाव के साथ चलता है, यानी क्रियाशीलता के साथ चलता है, उत्तेजना के साथ चलता है, गति के साथ चलता है, आगे बढ़ रहा है कुल मिलाकर के। ठीक है, ये स्थिरता नहीं दिखाती है, ये आगे चलती है, क्रियाशीलता दिखाती है, उत्तेजना दिखाती है। कर्णवत रेखा पूछा गया क्वेश्चन से, याद रखना। ऐसे ही क्वेश्चन सीधे छपते हैं। आगे कहा जाता है, अगला पॉइंट आता है कि कोणीय रेखा में संघर्ष, आघात, कोणीय रेखा में संघर्ष, आघात, असुरक्षा, व्याकुलता, अस्पष्टता, तीव्रता आदि भी प्रदर्शित होती है। कोणीय रेखा ये रेखा है, ये ठीक है। तो ये कोणीय रेखा है, इसमें आघात, संघर्ष को दिखाया जाता है, तीव्रता भी कई जगह बताया जाता है कि आती है। जबकि एक पुंजीय रेखा क्या होता है, तो एक पुंजीय रेखा में स्वच्छंदता आती है, शक्ति आता है, विस्तार आता है, प्रसार आता है, प्रकाश, शोभा आता है, अभिलाषा आता है, एकाग्रता आता है। ऐसा प्रभाव दर्शाने के लिए एक अपुंजीय रेखा होता है। एक पुंजीय रेखा क्या होता है, जैसे कोई एक रेखा आई, दूसरी रेखा ये कट गई, तो ये वाला जो पॉइंट बन रहा है इसी को एक पुंजीय कहा जाएगा। अब इस पर चाहे 1000 रेखा गुजार दो आप, चाहे मूल रूप से 1 से 2 रेखा, 3 रेखा, 5 रेखा गुजार दो, ये एक पुंजीय रेखा होगी। बाहर से रेखा आ रही है, एक पुंज पे इकट्ठा हो रही है, वो है एक पुंजीय रेखा। तो इसमें क्या होता है, अभिलाषा होता है, एकाग्रता होता है, स्वच्छंदता होता है, शक्ति होता है, विस्तार होता है, प्रसार होता है, प्रकाश, शोभा होता है। ये सब प्रभाव दर्शाया जाता है एक पुंजीय रेखा में। आगे चक्राकार रेखाओं की अगर बात करते हैं, तो चक्राकार रेखाएं जो है ये उत्तेजना, शक्ति, गति, भ्रम आदि का प्रभाव दर्शाती हैं। ये क्वेश्चन छप चुका है। चक्राकार रेखाएं कैसी, तो उत्तेजना, शक्ति को दर्शाती हैं, गति को दर्शाती हैं। क्वेश्चन था कि चक्राकार रेखाएं क्या हैं, तो ये जो चक्राकार रेखाएं हैं ये गति को दर्शाती हैं। गति, बहुत सारे लोग भ्रम को दर्शा दिए थे और बहुत सारे लोग मूल रूप से गलत आंसर्स करके आए थे। क्वेश्चन 21 में छपा था। तो कैसा प्रभाव डालती हैं, गति को दर्शाती हैं, उत्तेजना, शक्ति को दर्शाती हैं, भ्रम आदि का भी प्रभाव दर्शाती हैं। जबकि प्रवाही रेखाओं की अगर बात करते हैं, तो प्रवाही रेखाएं गति, सुंदरता, माधुर्य, निरंतरता, प्रवाह आदि का भाव प्रकट करती हैं। प्रवाही रेखाएं वही हैं जैसे मूल रूप से समानांतर रेखाएं होती हैं, ऐसे प्रवाही रेखाएं होती हैं। प्रवाही रेखा में भी वही काम, सेम काम होता है। आप देखेंगे तो वो जो है एक वेब की तरह चलती हैं, तो वो हैं प्रभावी रेखाएं। इसमें सुंदरता, माधुर्य और निरंतरता के साथ साथ प्रवाह का जो है भाव प्रदर्शित होता है। ये थी रेखा। रेखा आप जानते हैं सबसे पहला कला का तत्व था रेखा। रेखा के बाद आएगा रूप, उसके बाद आएगा वर्ण, उसके बाद आएगा तान, उसके बाद आएगा पोत, उसके बाद आएगा अंतराल। सभी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद रूप के बारे में देखते हैं। रूप मतलब होता है आकृति। आकृति क्या होता है, किसी घनत्वपूर्ण वस्तु की बनावट का ही रूप यानी आकृति है, जो अंतराल के किसी भाग के चारों ओर से स्थान को घेरे, वह है रूप। आप देखते होंगे कोई भी घनत्वपूर्ण वस्तु हो, उसकी बनावट ही उसका रूप कहलाएगा। कैसा उसका ढाल है, कैसा उसकी आकृति है, कैसा उसका जो है बनावट है, किस तरह से बना हुआ है, वही उसका रूप हो जाता है। रूप का निश्चित आकार और वर्ण होता है, जिसका क्षेत्र एवं स्थान भी होता है। रेखाओं के समान रंगों से भी आकृतियों की रचना में सहायता मिलती है। तो रेखाओं के समान रंगों से भी आकृतियों की रचना में सहायता मिलती है। हाँ, बिल्कुल मिलती है। कला में रूप किसी निश्चित उद्देश्य से संकेंद्रित और मूल रूप से सृजित अथवा विकसित किया जाता है। तो रूप को कला में दर्शाने के लिए कोई स्पेशलाइज सांकेतिक भाषा का उद्देश्य होता है, या फिर सृजित करने के लिए, विकसित करने के लिए रूप का प्रयोग किया जाता है। रूप को अंग्रेजी में फॉर्म कहते हैं, और फॉर्म मतलब होता ही है एकदम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाला हाल है कि आप जैसे प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहे हैं, सेम टू सेम ऐसा रूप आपको कला में दर्शा दिया जाए, ये है रूप। रूप 2 प्रकार के होते हैं, नियमित या फिर सममात्रिक, अथवा अनियमित अथवा असममात्रिक। तो नियमित या फिर अनियमित कहो, चाहे सममात्रिक या असममात्रिक कहो, कुल मिलाकर के रूप के कितने भेद हैं, तो रूप के 2 भेद बताए जा रहे हैं। अगर नियमित आकार की बात करते हैं, तो नियमित आकार अथवा रूप अपने शेष अर्धभाग का ही विलोम होता है। जैसा कि वृत्त है तो वृत्त अर्धवृत्त का भी होता है। वर्ग है तो ये वर्ग मूल रूप से चाहे आप आयत में दर्शा लो, चाहे ये आयत के रूप में दर्शाओ, चाहे वर्ग के रूप में दिखाओ, मूल रूप से ये एक नियमित आकार दर्शाता है कि अगर ऐसी रेखा गोला गोला खींच दी जाएगी तो ये वृत्त कहलाएगा। अगर चारों साइडों से
बराबर बराबर रेखाओं को आपस में मिलाते हुए आगे बढ़ाया जाएगा तो वर्ग कहलाया जाएगा। अगर असमान रेखाएं हैं उनको चारों साइडों से बंद करने की चेष्टा किया जाएगा तो आयत कहलाएगा। तो ये आपके एक रूप है मूल रूप से, और रूप शेष अर्धभाग का ही विलोम होता है, अर्धभाग का ही विलोम होता है। आगे अगर बात करते हैं तो अनियमित रूप का आधा शेष आधे भाग, अनियमित रूप का आधा शेष आधे भाग से मिलता जुलता नहीं है, इसमें बौद्धिक सृजनता अधिक होती है। तो अनियमित रूप में बौद्धिक सृजनता के अनुसार ही जो है मूल रूप से आप बता सकते हैं कि कैसा डाटा है। ये रूप अधिक रुचिकर होते हैं, जैसे हाथ, पैर, पेड़, पौधा, फूल, पत्ती, बादल, जानवर इत्यादि। ये सब रुचिकर होते हैं। अलग अलग डाटा अलग अलग रूप को दर्शाता है। जैसे आप हाथी बनाएंगे तो हाथी विशालकाय पशु होता है, उसे दर्शाने के लिए आपको सूंड की भी आवश्यक, सब कुछ दर्शाना पड़ेगा उसका। जबकि अगर पेड़ पौधे आप दर्शाते हैं तो आप देखते होंगे बहुत छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं। पत्ती दर्शाना है तो आप किसी भी टाइप का जो है पत्ती का रचना कर सकते हैं। तो सबका अलग अलग जो है भाव होता है, सबका अलग अलग रूप होता है। आगे बात करें तो रूप के प्रभाव कितने हैं, तो 5 प्रकार के प्रभाव होते हैं। रूप के बताया जा रहा है, रूप के प्रभाव कितने हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। प्लेटो ने रूप के 2 भेद बताए हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग कभी कभी पूछ लिया जाता है, याद रखना है कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। किसके, रूप के। आयताकार रूप में शक्ति, स्थायित्व और एकता का भाव प्रदर्शित होता है। कैसे में, आयताकार रूप में। आयताकार रूप में शक्ति होता है, स्थायित्व होता है और एकता का भाव दर्शाता है। जबकि त्रिभुजाकार रूप में सुरक्षा का, विकास का, शाश्वता का, अशांति का जो है भाव प्रदर्शित होता है। तो ये पूछा जाता है कि त्रिभुजाकार रूप कैसा होता है, तो त्रिभुजाकार रूप में सुरक्षा का भाव दर्शाता है, विकास का भाव दर्शाता है, शाश्वता का भाव आता है, अशांति का भाव भी आ जाता है त्रिभुजाकार रूप में। आगे वर्गाकार रूप में जो है स्थिरता आती है, निरसता आती है, दृढ़ता आती है। तो वर्गाकार रूप किसका परिचायक होता है, स्थिरता का परिचायक होता है, या फिर निरसता का प्रतायक होता है, या फिर दृढ़ता को दर्शाने का काम करता है। जबकि गोलाकार रूप की अगर बात करते हैं तो गोलाकार रूप में शांति होता है, सुरक्षा होता है, लावण्य होता है, गति होता है। इसका भाव दर्शाने के लिए गोलाकार रूप का प्रयोग किया जाता है। अंडाकार रूप की अगर बात करते हैं तो अंडाकार रूप में लावण्य होता है, सौंदर्य, सृजनात्मकता होता है आदि का भाव दर्शाने के लिए मूल रूप से अंडाकार रूप का प्रयोग किया जाता है। अंडाकार मतलब वही इलिप्स वाला पार्ट। आगे विलोम की अगर बात करते हैं तो विलोम त्रिभुजाकार रूप में लिप्तता होती है, शांति होती है, सुरक्षा होता है। ऐसा भाव दर्शाने के लिए विलोम त्रिभुजाकार मतलब उल्टा त्रिभुज बना दो, सीधा त्रिभुज इस टाइप से होता है, उल्टा त्रिभुज बना दो, वो होता है विलोम त्रिभुजाकार। उसका काम क्या होता है, लिप्तता होता है, शांति होता है, सुरक्षा होता है। ऐसा भाव दर्शाने के लिए मूल रूप से इस टाइप का रूप बनाया जाता है। सभी का अलग अलग भाव होता है, याद रखना। अभी हम लोगों ने कला के 2 तत्व देखे, कौन कौन से, एक तो रेखा देखा, दूसरा रूप देखा। अब हम लोग रंग देख ले। रंग मतलब होता है वर्ण। वर्ण को देखने के लिए वर्ण यानी कलर, वर्ण क्या होता है, तो ये प्रकाश का एक गुण होता है, रंग प्रकाश का गुण है। मानव जीवन में वर्ण या रंग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से होती है। आप जानते होंगे मानव जीवन में वर्ण कैसे स्थान रखता है, महत्वपूर्ण कैसे होता है। कोई जो है गोरा है, कोई काला है, इस पर बहुत ज़्यादा विवाद भी होता है, बहुत ज़्यादा लोग भी भ्रांतियाँ फैलाते रहते हैं। लेकिन हाँ, रंगों का एक खास तवज्जो भी होता है, चाहे वो समाज हो चाहे अदर जगह। रंग या वर्ण किसी वस्तु या गुण के बजाय प्रकाश के गुण होते हैं। आप जानते होंगे जैसे जिस पे प्रकाश पड़ेगा वैसे उसका आकार और रूप, उसका रंग दर्शाया जाता है। वर्ण के कितने हैं, तो 3 प्रधान गुण होते हैं। पहले तो रंगत होता है, दूसरा मान होता है और तीसरा सघनता होता है। तो रंगत, मान, सघनता किसके गुण हैं, तीनों के तीनों कलर के गुण हैं, रंग के गुण हैं या वर्ण के गुण माने जाते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो रंगों का स्वाभाविक या प्राकृतिक रंगत कैसे हैं। अच्छा, रंगों को स्वाभाविक या प्रकृति का रंगत कहते हैं, या फिर रंगों का स्वभाव या प्रकृति का रंगत कहते हैं। जैसे लालपन हो गया, पीलापन हो गया, ये सब इसका कैसा है, स्वभाव है। लाल है तो लालपन हो गया, पीला है तो पीलापन हो गया, नीला है तो नीलापन हो गया, ये इसका स्वभाव होता है। तो जैसे उसके रंग वैसे उसका प्रभाव भी आ जाएगा। मान रंगत के हल्केपन और गहरेपन का सूचक होता है, द्योतक होता है। तो मान कैसा होता है, रंग अगर हल्का है तो हल्कापन कहलाएगा, अगर चटक है तो चटकापन यानी गहरापन कहलाएगा। तो इसका सूचक होता है मान। और रंगों की सघनता का अभिप्राय प्रायः चटकदार रंगों से होता है। रंग में चटकपन शुद्धता के कारण ही आता है। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, याद रखना। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं। यह रंग किसी भी रंग के मिश्रण से नहीं बनते, ये रंग स्वाभाविक होते हैं। कौन कौन से हैं, तो पदार्थ की रंगत 3 ही होती हैं, लाल, पीला, नीला। तो ये पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग, प्राइमरी रंग कौन कौन से हैं, लाल, पीला, नीला है। याद रखना, लाल, पीला, नीला। लाल, पीला, नीला प्राथमिक रंगों की श्रेणी में आते हैं। लाल, नीला, पीला, लाल, पीला, नीला कहो चाहे लाल, नीला, पीला कहो,
प्रकाश की रंगतें कैसी हैं? तो 3 होती हैं। प्रकाश की रंगत कितनी होती है? ये भी 3 होती है, लाल, हरा और नीला। मूल रूप से प्रकाश की रंगत है, रंगत 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 कितनी है? तो प्रकाश की रंगत मूल रूप से 3 है। कौन कौन सी हैं? तो लाल, हरा, नीला है, लाल, हरा, नीला है, जबकि लाल, नीला, पीला मूल रूप से प्राथमिक रंग कहलाते हैं। प्राथमिक रंग कहलाते हैं। सभी का अलग अलग भाव होता है, सभी का अलग अलग आंसर्स भी बनता है। अगर लाल प्लस पीला को आप मिलाएंगे कौन सा रंग बनेगा? नारंगी बनेगा। ये द्वितीयक रंग होता है। लाल प्लस नीला मिला लो, हरा बन जाएगा। नीला प्लस लाल मिला लो, बैगनी बन जाएगा। तो सभी के अलग अलग रंगों से द्वितीयक रंग बनाए जाते हैं। तो ये मूल रूप से प्राथमिक रंगों के मेल से ही द्वितीयक रंग का निर्माण होता है, याद रखना है। आगे बात करेंगे तो प्राथमिक तथा द्वितीयक रंग के मिश्रण से तृतीयक रंग का मिश्रण भी बनता है। जैसे कहेंगे तृतीयक रंगों की संख्या कितनी होती है? तो वो 6 होती है। प्राग के अनुसार तृतीयक रंग ऑलिव हैं, रसैट हैं और सिरटन हैं। तो ऑलिव, रसैट व सिरटन मूल रूप से कैसे रंग हैं? तृतीयक रंग होते हैं। ये प्राग के अनुसार हैं। रसैट है, नारंगी है और सिरटन है। कैसे कैसे बनते हैं तो आप जानते होंगे। बैगनी और लाल मिला दो, नारंगी तैयार हो जाएगा। हरा और पीला मिला दो, मूल रूप से नारंगी हो जाएगा। अच्छा, लाल, पहले नीला मिलाओ, नीला के साथ बैगनी मिलाओ, नहीं, नीला फिर बैगनी मिलाओ, फिर लाल मिलाओ, देन नारंगी हो जाएगा। नीला हो, हरा हो, पीला हो, मिला दो, नारंगी हो जाएगा। इधर से अगर आप चलते हैं तो आगे बढ़ेंगे। आलंबित भी होता है। आलंबित रंग कैसे बनेगा? तो मूल रूप से 3 रंगों का मिश्रण होगा। रेसेट मिलाओ, बैगनी मिलाओ, आशित हो जाएगा, या फिर सिस्टन मिलाओ, हरा मिलाओ, आशित हो जाएगा। आगे बात करें, ये सब बहुत चक्राकार हैं। आप समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप देखिएगा, ये मेन वाला डाटा है आपका। ये हो गया बैगनी, ये हो गया नारंगी, ये हो गया हरा। बैगनी, नारंगी, हरा मूल रूप से कैसे रंग हैं? तो बैगनी, नारंगी, हरा भी आपने देखा कि लाल पीला से नारंगी बनता है, पीला नीला से हरा बनता है और नीला लाल से बैगनी बनता है। तो नीला लाल से मूल रूप से कैसा बना था? तो नीला और लाल से क्या बना था? नीला और लाल से अभी आपने देखा कि बैगनी रंग बना था। तो प्राथमिक रंगों के बाद द्वितीयक रंगों का ये चक्र बना हुआ है और द्वितीयक रंगों को समझाने के लिए बहुत सारे डाटा दिए गए हैं। ये आपका है प्राइमरी रंग। प्राइमरी रंग में क्या आता है? लाल आता है, नीला आता है, पीला आता है। ये आपका प्राइमरी रंग हो गया। द्वितीयक रंग आपके हरा, बैगनी, नारंगी हो गए। फिर उसमें से सब ऑप्शंस दिखाई दे रहा है इस टाइप से कर करके आप देखिएगा। ये तो ये नारंगी पीला हो गया, ये नारंगी लाल हो गया, लाल और नारंगी के बीच वाला, और ये मूल रूप से आपका हो गया नारंगी बैगनी हो गया, ये आपका बैगनी लाल हो गया, और इसके साथ साथ हरा नीला हो गया और लाल जो है पीला हरा हो गया। तो इस टाइप से ये 6 रंग बनते हैं और यही 6 तृतीयक रंग होते हैं। तृतीयक रंग प्राथमिक और द्वितीयक के मिश्रण से तृतीयक रंग बनता है, जिसे मध्यवर्ती रंग भी कहते हैं। तो यही 6 रंग बनते हैं। आगे बात करेंगे मनोवैज्ञानिक आधार पर रंगतें कितनी होती हैं? तो मनोवैज्ञानिक आधार पर रंगतें 4 ही होती हैं, लाल, पीला, नीला और हरा। पीले रंग में प्रकाश की मात्रा मात्रा सबसे अधिक पीले रंग में ही होगी। लाल रंग में कंपन गति सबसे कम होती है। लाल रंग में तरंग लंबाई, तो सबसे अधिक जो है तरंग की लंबाई लाल रंग में होगी, जबकि सबसे कम जो है सबसे अधिक जो है कंपन गति भी लाल रंग में होती है। पीले रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाला रंग कौन सा है? तो दृष्टि को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है वो है लाल रंग। इसीलिए आप देखते होंगे ज़्यादातर डिवाइडरों पे या फिर सड़क परिवहन विभाग में लाल रंग खतरे के निशान के रूप में दर्शाया जाता है। लाल रंग को ही ज़्यादा यूज किया जाता है रोकथाम के लिए, जिससे अग्रगामी रंग भी कहा जाता है या उष्ण या गर्म रंग भी होते हैं। तो लाल रंग कैसा रंग है? उष्ण रंग है, यानी गर्म रंग है। बैंगनी रंग की रंगत लंबाई जो है सबसे कम होती है, अतः इसकी रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है। काले और सफ़ेद रंग की अगर बात करते हैं तो इसकी अनुभूति रोड्स के द्वारा होती है, रोड्स के द्वारा होती है। लाल, पीला और नीला रंग की अनुभूति कोन्स के द्वारा होती है, जबकि कोन्स को ठीक ढंग से काम ना करने पर वर्णांता भी हो जाती है। तो अगर कोन्स बढ़िया से काम नहीं करेगा तो वर्णांता हो जाएगी, जिसमें आप पर जो है रंगों का पहचान नहीं कर पाते हैं। काले और सफ़ेद रंग को तटस्थ रंग कहा जाता है। तो पूछा गया क्वेश्चन से इस पे स्टार लगा लीजिएगा। काले और सफ़ेद रंग कैसे रंग हैं? तो तटस्थ रंग कहलाते हैं। श्वेत तथा श्याम रंगों को उदासीन रंग या धूसर रंग कहते हैं, या फिर एक्रोमेटिव वर्ण शून्यता भी इसे कहा जाता है। किसे? श्वेत और श्याम को। वर्ण चक्र के प्राथमिक रंगों को परस्पर सामने के रंग पूरक रंग कहलाते हैं। इसमें से एक रंग प्रथम श्रेणी का होता है, अभी हमने बताया था। दूसरा द्वितीयक श्रेणी का है, जैसे लाल का पूरक हरा होता है, पीले का पूरक बैगनी होता है, नीले का पूरक नारंगी होता है, नीले का पूरक नारंगी होता है। सभी का अलग अलग पूरक माना जाता है। आगे अगर बात करते हैं तो आगे कहा जाता है कि वर्ण चक्र के आमने सामने वाले
वर्ण विरोधी रंग कहलाते हैं। आमने सामने वाले रंग जो है विरोधी रंग कहलाएंगे। लाल, पीला और नारंगी जो है ये उष्ण रंग होते हैं। ये पूछा जाता है कि उष्ण रंग कौन कौन से हैं, तो लाल, पीला, नारंगी जो है उष्ण रंग होते हैं। ये जो है वर्ण सूर्य के समीप होते हैं और इसका रंग जो है, इसका तरंग गति सबसे ज़्यादा होता है और ये अग्रगामी रंगों की श्रेणी में आते हैं। उष्ण मतलब होता है उष्ण यानी गर्म रंग। अगर आप इसे पहन करके बाहर निकलें इस टाइप के कपड़े, तो ये सबसे ज़्यादा जो है गर्मी अवशोषित करेंगे। हरा और नीला रंग जो है ये शीतल वर्ण होते हैं। इस रंगों की गति जो है तरंग गति कम होती है। इसे पृष्ठगामी रंग भी कहा जाता है। अक्षपटल के पार्श्व भाग में रोडस और कोन्स को दो सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं। अक्षपटल के पार्श्व भाग में क्या होती है, रोडस और कोन्स, ये दोनों सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं, पाई जाती हैं अक्षपटल पे। विष्णुधर्मोत्तर पुराण और जो है शिल्प रत्न में प्राथमिक रंगतों को सुधा वर्ण और मूल वर्ण कहा गया है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि विष्णुधर्मोत्तर पुराण में प्राथमिक रंग जिसे लाल, नीला, पीला कहा जाता है, ये कैसे रंग होते हैं, तो सुधा वर्ण होते हैं यानी मूल वर्ण होते हैं, यानी मूल रंग होते हैं, यानी प्राइमरी कलर्स होते हैं। आगे बात करते हैं, तो आगे कहा जाता है वर्ण चक्र में जो निकटवर्ती रंग है, वर्ण चक्र में जो निकटवर्ती रंग है और एक ही परिवार के रंग होते हैं, वह समीपस्थ वर्ण कहलाते हैं। जैसे पीला हो गया तो पीला नारंगी, नारंगी जिसमें पीला रंग सभी में उपस्थित होता है वो है। आगे अगर बात करें तो आगे कहा जाता है एक वर्णीय योजना, एक्रोमेटिव रंग के विभिन्न बालों का प्रयोग होता है। जैसे नीला हो गया, हल्का नीला हो गया, गहरा नीला हो गया, तो इस टाइप से एक वर्णीय योजना है। एक्रोमेटिव रंग है तो नीला, हल्का नीला और गहरा नीला, तीन टाइप के हो गए। बहुवर्णीय योजना की अगर बात करते हैं तो चित्र में अनेक वर्णों का प्रयोग बहुवर्णीय योजना के अंतर्गत होता है। श्वेत श्याम वर्णों से चित्रण करने को वर्ण शून्यता कहते हैं। श्वेत श्याम वर्णों से चित्रण करने को क्या कहा जाता है, वर्ण शून्यता कहा जाता है। आइजैक न्यूटन ने 1660 ईस्वी में वर्ण की उत्पत्ति सिद्धांत को बतलाया था। किसने बतलाया था, आइजैक न्यूटन ने। किस सन में बतलाया था, 1660 में। पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए आपको बताया जा रहा है। आगे कहा जाता है बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सभी कैसे हैं, तो ये सभी के सभी इंद्रधनुषी कलर हैं। इनकी संख्या 7 होती है। ये सातों पूछे जाते हैं। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये कैसे रंग हैं, इंद्रधनुषी रंग हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड ने 4 प्राथमिक मुख्यतः रंगतों को आधार बना करके इन्हीं के आधार पर 4 द्वितीयक और आदर्श वर्णचक्र प्रस्तुत किया, जिसे 8 रंगतें कहा जाता है। वर्णचक्र कौन कौन से हैं, तो आप देखिएगा, पहले प्राथमिक ये 4 कौन कौन से लिए, पहले लिए लाल, नीला, पीला, हरा, और उसके बाद ये लेते हैं नारंगी, हरा जो है पत्ती हरा, बैगनी और जो है समुद्री हरा। तो इस टाइप से 8 पे ये काम करते हैं कौन, ओस्टवाल्ड जी। वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पे वस्तु काली दिखाई देती है। अच्छा, वस्तु द्वारा अगर प्रकाश को अपने में समाहित कर लिया जाए तो मूल रूप से वस्तु कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देने लगती है। ओस्टवाल्ड ने आदर्श वृत्त में कितने रंगतें बताई हैं, तो ओस्टवाल्ड के अनुसार जो है आदर्श वृत्त में 24 रंगतें होती हैं। तो याद रखना, क्वेश्चन छपता है। जिस रंग में आर पार दिखाई नहीं पड़ता है उसे अपारदर्शक रंग कहते हैं। जैसे तैल रंग हो गया, पोस्टल रंग हो गया, टेम्परा रंग हो गया, ये सब कैसे हैं, अपारदर्शक रंग हैं। और जिस रंग में आर पार दिखाई देता है वह पारदर्शक रंग होता है। जैसे एक रंग के ऊपर यदि दूसरा रंग चढ़ाया जाए तो पहला रंग दिखेगा, हाँ दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, तो वो होता है कैसा, पारदर्शक रंग होता है। लाल रंग प्रेम का होता है प्रतीक, और क्रोध, कुटिलता, भयानता का जो है दर्शाता है लाल रंग। लाल रंग गर्मी के साथ साथ मन में हलचल भी पैदा करता है। याद रखना, मन में हलचल कौन पैदा करता है, तो लाल रंग पैदा करता है। पीले रंग में प्रकाश का प्रभाव अधिक होता है। पीला रंग ज्योति का द्योतक होता है। नारंगी रंग जो है ज्ञान का जो है द्योतक माना जाता है, और नीला रंग शीतलता को प्रकट करता है। तो नीला रंग किसे दर्शाता है, शीतलता को दर्शाता है। शांति और अहिंसा का भी प्रतीक नीला रंग माना जाता है। काला रंग, तो काला रंग शोक का प्रतीक होता है। ज्ञानता, विरोध और बुराई का भी प्रतीक काला रंग ही माना जाता है। आगे बात करें तो हरा रंग समृद्धि और ताजगी को प्रकट करता है। रंग की सघनता, तटस्थता रंग मिलाने से कम हो जाती है। सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहा जाता है, तो सफ़ेद रंग के मिश्रण से जो डाटा तैयार होता है, जो रंगत तैयार होता है, उसे टिंट कहते हैं। टिंट याद रखना। तो ये तो बात हो गई रंग की। तो रेखा पढ़ा, रूप पढ़ा, रंग पढ़ा, उसके बाद हम लोग तान पढ़ लेते हैं, क्योंकि 6 तत्व होते हैं, चौथा तत्व हम लोग तान पढ़ रहे हैं। तो तान को कहा जाता है कि रंगत के हल्केपन और गहरेपन को तान कहा जाता है। तान के रंगत में सफ़ेद अथवा काले के परिणाम को दर्शाया करता है। इसको जो है मन और प्रकाश भी कहते हैं। तो
तान को क्या कहा जाता है? हल्कापन या गहरापन मूल रूप से तान कहलाता है। तान के प्रयोग से अद्वितीय धरातल पर त्रियामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। चित्र में तान का प्रयोग संपूर्ण चित्र में होता है। तान के मुख्य भेद कौन से हैं? तो मूल रूप से प्रकाश और मध्य प्रकाश और जो है छाया, ये तान के तीनों पोत बताए गए हैं, यानी तीनों भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? प्रकाश, मध्य प्रकाश और छाया यानी डार्क। ये बात हो गई तान की। तान वही रंगत का हल्कापन गहरापन होता है, वही तान कहलाता है। पोत की अगर बात करते हैं तो पोत क्या है? किसी वस्तु के धरातल के बुनावट के गुण को पोत कहा जाता है। धरातल की बुनावट कैसी है वही उसका पोत कहलाता है। चित्र में अंतराल की एक सत्ता को पोत की सहायता से भंग किया जा सकता है। धरातल की बुनावट को छूने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे स्पर्श ज्ञान कहते हैं, याद रखना है। धरातल की बुनावट को जो छुआ जाए तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा उसे स्पर्श ज्ञान कहा जाता है। पोत जो है प्रमुख रूप से 3 प्रकार का होता है। कौन सा? तो एक होता है प्राप्त पोत, दूसरा होता है अनुकृति पोत और तीसरा होता है सृजित पोत। तो ये 3 टाइप के पोत होते हैं। प्रकृति निर्मित वस्तुओं का धरातलीय गुण क्या कहलाता है? तो धरातलीय गुण पोत कहलाता है। प्राप्त पोत का सबसे अच्छा उदाहरण तो शिला चित्र को माना जाता है। प्राप्त पोत का सबसे बढ़िया उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण। आगे बात करते हैं तो आगे कहा जाता है कि प्रकृति प्रदत्त पोत का अनुकरण करके निर्मित किए जाने वाले पोत क्या कहलाते हैं? अनुकृत पोत कहलाते हैं। अनुकृत पोत का सबसे अच्छा उदाहरण कंपनी शैली के चित्रों को माना जाता है। कंपनी शैली वही जहाँ मूल रूप से आप देखते होंगे कि लाला ईश्वरी प्रसाद बहुत बढ़िया चितेरे होते हैं, वही है कंपनी शैली। मुगल प्लस यूरोपियन शैली जब मिलती है तब कंपनी शैली का निर्माण होता है। अनुकृत पोत की अगर बात करें तो अनुकृत पोत का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कंपनी शैली के चित्र को माना जाता है। सृजित पोत 20वीं शताब्दी की खोज है, सृजित पोत। तो पोत की बात हो गई। पोत आप जानते हैं कि वस्तु की धरातल के बुनावट के गुण को पोत कहते हैं, जबकि रंगत के हल्केपन और गहरेपन को तान कहते हैं। अब बढ़ते हैं अंतराल की तरफ। अंतराल को पढ़ लेते हैं क्योंकि ये सब आपके सिलेबस में है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन्हें देखना बहुत आवश्यक भी हो जाता है। अंतराल की अगर बात करें तो अंतराल चित्र का वह तत्व है जो प्रत्येक रूपकार एवं तत्वों को अपने में समाहित करता है। द्वियामी चित्र भूमि की ही चित्रण का अंतराल होता है। अंतराल कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। अंतराल वह स्थान है जिसमें कोई स्थानीय वस्तु स्थिति होती है। कला मर्मज्ञों ने अंतराल को प्रथम स्थान न देकर के अंतिम स्थान दिया है। कोरे धरातल का रिक्त स्थान ही अंतराल है। कोरे धरातल का रिक्त स्थान क्या होता है? अंतराल होता है। क्षैतिज एवं ऊर्ध्व रेखाओं के प्रयोग से प्रायः द्वियामी अंतराल का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। चित्रभूमि के अंतराल को सम विभाजन तथा असम विभाजन में बांटा गया है। किसके? चित्रभूमि के अंतराल को 2 टाइप्स में बांटा गया, सम विभाजन और असम विभाजन। सम विभाजन चित्रभूमि के केंद्र से सभी दिशाओं में समान कोण अथवा चाप अंकित किए जाते हैं। चित्रभूमि में जितने भाग बनेंगे सब में संतुलन रहेगा, ऐसा सम विभाजन चित्र सूत्र कहता है। असम विभाजन चित्र में गति अथवा तनाव उत्पन्न करने हेतु अंतराल का असम विभाजन किया जाता है। तो अंतराल का एक ऐसा असम विभाजन किया जाता है जहाँ पे तनाव दर्शाना होता है, मूल रूप से गति दर्शाना होता है। आगे अगर बात करते हैं तो चित्रतल का वह भाग जो हमें मुख्य रूप से आकर्षित करता है सक्रिय अंतराल कहलाता है। चित्र का प्रथम और महत्वपूर्ण अंकृत जो है आकृति अंकित होती है, प्रधान आकृति अंकित होती है। कहाँ पे? चित्र का वह भाग है जो मुख्य रूप से आकर्षित होता है, जो मुख्य रूप से आकर्षित करता है, वही सक्रिय अंतराल कहलाता है। आगे चित्र का शेष भाग प्रायः पृष्ठभूमि के रूप में रहता है और सहायक अंतराल ये कहलाता है। अंतराल को ग्रंथों में भूमि बंधन स्थान व स्थान निरूपण नाम से भी जाना जाता है। तो अंतराल को भूमि बंधन भी कहा जाता है, स्थान और स्थान निरूपण भी कहा जाता है। किस किस नामों से जाना गया? तो स्थान निरूपण नाम से भी जाना जाता है, स्थान नाम से भी जाना जाता है और भूमि बंधन नाम से भी जाना जाता है। किसे? अंतराल को। आगे बात होगी तो आगे कहा जाता है कि समरांगण सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन के नाम से पुकारा जाता है। विशुद्ध धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को स्थान के नाम से जाना जाता है और जो है अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को स्थान निरूपण के रूप में जाना गया है। तो वही सभी नाम इसके आ गए। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत यूनान वासियों के द्वारा दिया जाता है। तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत मूल रूप से कौन देता है? यूनान वाले दे देते हैं। यूनान के वासी आते हैं, दे करके चले जाते हैं।
तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेखा रूप वर्ण तानपुत अंतराल हम लोगों ने पढ़ा है। आप जानते हैं इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चंस बन सकते थे उस पर खास नज़र हमने दौड़ाई है। इसे उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए इस पर जो है प्रैक्टिस करेंगे। अभी मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए जय हिंद।